जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी आज हमारा 5वां लेक्चर है, ये वीलॉग है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। ये क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड abnormal प्रॉफिट? In business it is a common practice that if price is equal to average cost then it is called normal profit. A firm while calculating its average cost includes its normal profit in it, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जब फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करती है तो उसको उसी के अंदर ऐड कर लेती है, उसको अलहदा से शो नहीं करती। एंड इफ प्राइस एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट, दैट प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए, एवरेज कॉस्ट है, तो फिर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP? The aggregate of all goods and services produced in a country during a year is called gross national product. It includes industrial, agricultural, and mineral products and the production of all other sectors. Similarly, the services of individuals and institutions are also included. यानी जितनी किस्म की भी अशिया मुल्क के अंदर पैदा होती हैं और जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन सबको ही GNP के अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 48, डिफाइन नेट नेशनल प्रोडक्ट। If differentiation allowance is deducted from gross national product, we get net national product. जी नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP बराबर होती है GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस। डिप्रिसिएशन मीन्स द एक्सपेंसेस मेड ऑन मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स, यानी चीज़ों को, औजार को, मुख्तलिफ मशीनों को चालू हालत में रखने के लिए, रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो अखराजात किए जाते हैं उनको डिप्रिसिएशन अलाउंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 49, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP. It is the market value of goods and services produced during a year with the help of internal resources of the country. In other words, if we deduct incomes from external resources, we get gross domestic product. यानी GDP is equal to GNP minus incomes from abroad. यानी जो मुल्की वसाइल से पैदा होने वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको GDP कहा जाता है, या यूँ कह लें कि GNP जो होती है उसके अंदर से अगर हम जो बैरूनी ममालिक से भेजी गई आमदनी होती हैं उनको निकाल दें तो जो बाकी हमारे पास बचती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 50, डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। जी if depreciation allowance and indirect taxes are deducted from gross national product, we obtain national income। यानी जो GNP है उसके अंदर से अगर हम बैक वक्त डिप्रिसिएशन अलाउंस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दोनों को एक ही वक्त में जो अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचती है वो नेशनल इनकम कहलाती है। जी क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम मीन्स द इनकम विच ईच इंडिविजुअल अर्न्स ड्यूरिंग ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर अर्न्स 5 lakhs in a year is his personal income. Personal income can be calculated as personal income is equal to national income plus transfer payments plus direct taxes minus undistributed profits of public companies। यानी अगर हम नेशनल इनकम में जमा कर दें ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऐसी इनकम्स को कहा जाता है जो बगैर मेहनत के हासिल होती हैं, जैसे ज़कात है, सदका, खैरात, बेरोज़गारी अलाउंस वगैरह। और इसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी जमा कर दें और लेकिन माइनस कर दें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके जो गैर तकसीम शुदा मुनाफा जाते हैं उनको हम निकाल दें किसमें से, नेशनल इनकम में से, तो जो बाकी बचेगी वो पर्सनल इनकम कहलाती है। जी क्वेश्चन नंबर 52, डिफाइन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इफ डायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम वी गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जी ये पर्सन डिस्पोजल इनकम जो होती है पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो जो बाकी बचती है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। जी क्वेश्चन नंबर 53, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्स इम्पोजिशन और टैक्स कंसेशंस, रेवेन्यू स्पेंडिंग, पब्लिक डेट रिसीविंग, बजट मेकिंग एट्सट्रा। यानी हुकूमत के जो तमाम एक्टिविटीज़ जो वो इनकम हासिल करने के लिए करती है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अखराजात के लिए करती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, राइट डाउन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अहम मकासद क्या होते हैं? जी नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल्स।
Number 2, the attainment of desirable level of employment to maintain a suitable price level, the attainment of desirable level of consumption. G. Number 5, the attainment of desirable income distribution and to promote economic growth. ये जी बड़े बड़े मकासद हैं जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसके ज़रिए हासिल करने की कोशिश की जाती है. जी क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किंडलबर्गर, the record of economic transactions of the people of a country with the rest of the world is called balance of payment. It includes visible and invisible items. International Monetary Fund has divided balance of payment into two parts. Number 1, current account. Second, capital account. In current account, all payments and receipts are necessarily made in 1 year, while in capital account, the long term of inflow and outflow ऑफ कैपिटल इज़ इंक्लूडेड. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में तमाम विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को शामिल किया जाता है. और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इनविजिबल आइटम्स और जो विजिबल आइटम्स का जो दो हिस्से बनाए हुए हैं, यानी इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के IMF ने, एक को करंट अकाउंट कहते हैं, एक को कैपिटल अकाउंट. जो करंट अकाउंट की जो पेमेंट्स और रिसीट्स होती हैं, यानी वसूलियाँ और अदायगियाँ, एक ही साल में करनी पड़ती हैं, जबकि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल शामिल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर मेन रीजंस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट? If the receipts of a country are less than its payments, it is called unfavorable balance of payment. Some main causes of unfavorable balance of payment are as below: increase in imports, decrease in exports, structural imbalance, inflation, increase of invisible items. यानी ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आमतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके अगेंस्ट होता है, उनकी रिसीट्स कम होती हैं और उसकी पेमेंट्स ज़्यादा होती हैं. जी क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट? In international trade, the currency of each country is different from other. So the rate at which the currency of one country is exchanged with the currency of the other country is called exchange rate. एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ जिस शरह से बदला जाता है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है. जी क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? व्हेन द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द अदर कंट्री एट ए फिक्स्ड रेट, देन इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? इन 1970s IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड abandoned fixed exchange rate, which was called gold standard. If the rate of currency of one country is determined by its demand and supply, it is called flexible exchange rate या floating exchange rate भी इसको कहा जाता है. आजकल जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क हैं उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से ही तय किया जाता है. जी क्वेश्चन नंबर 60 है, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी. इट इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिसी फॉर economic stability. It is a policy which is adopted by the central bank of a country to control the supply of money with the aim of achieving macroeconomic stability. यानी किसी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है वो मुल्क के अंदर एक बड़े मैक्रो लेवल पर मुआशी इस्तेहकाम की खातिर जो पॉलिसी इख्तियार करता है, जो तरीके इख्तियार करता है, उनको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. आगे क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? They are classified into quantitative methods and qualitative methods. Quantitative methods directly affect the credit creation in the economy. They include, यानी जो quantitative methods होते हैं वो directly affect करते हैं मनी सप्लाई को. इनमें बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, चेंजेस इन रिजर्व कैपिटल एंड क्रेडिट रेशनिंग. जी द क्वालिटेटिव मेथड्स अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन इनडायरेक्टली. जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं उसमें इनडायरेक्ट तरीके से जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. इसमें मॉरल परसुएशन यानी अखलाकी अपील, पब्लिसिटी, इश्तिहारबाजी, डायरेक्ट एक्शन यानी बराह रास्त इक़दाम, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. जी क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? जी नंबर 1, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस को स्टेबल रखा जाए. टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के मियार को बढ़ाया जाए. टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की को बढ़ावा दिया जाए. रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट हो जाता है
तो उसको रिमूव किया जाए। टू एरेडिकेट बिजनेस साइकिल्स, जो बिजनेस साइकिल्स हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमी में, उनको जो है वो रोका जाए। Define business cycles. According to J.R. Hicks, trade cycles represent fluctuations in the real national income. Such fluctuations occur because of economic growth, investment. सॉरी, ये लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंशंस है जी। इनोवेशंस, कैपिटल अकोमोलेशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो किसी भी मुल्क में जो उतार चढ़ाव आता है नेशनल इनकम के अंदर, उसकी ये ज़्यादातर ये अहम वजूहात हैं। और जो ट्रेड साइकिल होता है, इसके 4 फेज़ होते हैं। इसके पहले फेज़ को जो है वो प्रॉस्पेरिटी कहते हैं हम, दूसरे को रिसेशन, डिप्रेशन, और तीसरा जो रिकवरी। ये हमारे सामने एक ट्रेड साइकिल है, जिसमें पॉइंट 1 जो है, नंबर 1 ये प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। नंबर 2 वाला जो फेज़ है ये रिसेशन यानी सुकड़ाव का दौर है, और तीसरा ये डिप्रेशन, और चौथा जो ये रिकवरी, और फिर दोबारा इस तरह हम पीक पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह एक ट्रेड साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट in their own words. After observing such definitions, a simple definition can be made as under: a persistent increase in general price level is called inflation. यानी कीमतों में मुसलसल इजाफे को जो है वो इन्फ्लेशन कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट आर मेन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन? यानी इन्फ्लेशन की, महंगाई की अहम वजूहात कौन सी हैं जी? इसकी जो अहम वजूहात है: इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना; इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, ज़र का ज़्यादा हो जाना; इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कारखानादारों की लागत पैदाइश का बढ़ जाना; इंक्रीज़ इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, खाम माल की कीमतों का बढ़ जाना; इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी का बढ़ना; डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, नए कुदरती वसाइल का दरियाफ्त होना; चेंजेस इन द टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट; एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यानी असर नुमाइश, दिखावा। Question number 66, define production possibility frontier. Given the technology and scarce resources, the societies cannot produce all that they want to produce. Production possibility refers to the alternative combinations of goods and services that a society is capable of producing with its given resources and state of technology. A hypothetical production possibility curve is shown below, showing डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ जी। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, एक फ़र्जी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमने बनाई है जी। क्वेश्चन नंबर 67, डिफाइन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जी। विद गिवन टेक्नोलॉजी, व्हेन अ फिक्स्ड इनपुट इज कंबाइंड विद वेरिएबल इनपुट्स, यूजुअली लेबर एंड कैपिटल, एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इन रिमेन्स कांस्टेंट, देन प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जी। 68 और लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। विद गिवन टेक्नोलॉजी, व्हेन अ फिक्स्ड इनपुट इज combined with variable inputs, usually labor and capital, and marginal product of variable input declines, then production process is under decreasing return to scale जी। ये इसी के साथ जो है ये इख्तिताम होता है हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस मिनिमम हैं, या आपने सारे के सारे याद करने हैं, इनमें से किसी को भी आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह उनको करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।